with respect to strain, and the diagram is known as stress strain diagram. Suppose there is a rod of a material, suppose mild steel, because mild steel is very ductile material, और मान लीजिए इसके एंड्स पे हम P फोर्स अप्लाई करते हैं और इसकी लेंथ सपोज L है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं P जो है वो टेंसाइल फोर्स है, और जब इसके ऊपर टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया जाएगा तो इस स्पेसिमेन की लेंथ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, और मान लीजिए साथ ही साथ इसमें स्ट्रेस भी डेवलप हो रहा है। अगर मान लो ये एरिया A है तो P अपॉन A के बराबर इसमें स्ट्रेस डेवलप होगा। और अगर हम स्ट्रेस और स्ट्रेन के को रिलेट करते हुए एक ग्राफ ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरीके से होगा। जैसा कि हम देख रहे हैं इस ग्राफ में वाई एक्सिस के अलोंग लिया जाता है स्ट्रेस यानी कि सिग्मा, और एक्स एक्सिस के अलोंग हम लेंगे स्ट्रेन यानी कि स्मॉल ई को। तो जैसे ही इस मटेरियल पे लोड लगाना स्टार्ट करेंगे इसका डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, और जब लोड की वैल्यू 0 रहेगी तो स्ट्रेन भी रहेगा 0, यानी कि ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा। इनिशियली हुक्स लॉ विल बी फॉलोड बाय द कर्व एंड स्ट्रेस विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू अ सर्टेन लिमिट। सो द ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ओ से लेके, मान लीजिए ये पॉइंट O है, O से लेके A तक एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमें मिलेगा जैसा कि हम देख रहे हैं, और इस पॉइंट A को बोला जाता है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मीन्स द बॉडी इज द स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू पॉइंट A। जब हम A के आगे चलेंगे तो जो ग्राफ है वो कुछ कर्व शेप में आ जाएगा कुछ इस तरीके से, और एक पॉइंट हमें मिलेगा फाइनली पॉइंट B। B को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। तो इलास्टिक लिमिट का मतलब ये हुआ कि अप टू द पॉइंट B द बॉडी इज इलास्टिक। इलास्टिक मतलब अगर बॉडी से लोड को रिमूव कर दिया जाए तो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगी। तो A और B में फर्क सिर्फ इतना है कि A तक जो बॉडी है वो इलास्टिक है और साथ ही साथ स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है, लेकिन A के बाद बॉडी इलास्टिक तो है मगर स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल नहीं है। दैट्स व्हाई द ग्राफ इज इन कर्व शेप। उसके बाद जब हम फर्दर आगे चलेंगे तो ग्राफ कुछ आगे चल के हॉरिजॉन्टल हो जाएगा इस तरीके से, और ये पॉइंट हमें मिलेगा यहां पे C, और इस C पॉइंट को बोला जाता है अपर यील्ड पॉइंट। अब चूंकि ग्राफ जो है वो C पे हॉरिजॉन्टल हो जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्ट्रेस की वैल्यू को इंक्रीज ना भी किया जाए तब भी इस बॉडी में डिफॉर्मेशन होता रहेगा, और इस फिनोमेना को बोलते हैं यील्डिंग, जो कि होती है पॉइंट C पे। यील्डिंग मीन्स डिफॉर्मेशन इन द मटेरियल विदाउट इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस और लोड। उसके बाद जैसे ही थोड़ा आगे चलते हैं ग्राफ थोड़ा सा ड्रॉप होकर फिर से हॉरिजॉन्टल हो जाता है। अगेन एक पॉइंट मिलता है D, और जिसे बोला जाता है लोअर यील्ड पॉइंट। यहां पर भी यील्डिंग हो रही होगी मटेरियल की, सो दिस इज लोअर यील्ड पॉइंट। उसके बाद क्या होता है, जब फर्दर आगे चलेंगे तो ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। ये सडनली राइज करके एक टॉप मोस्ट वैल्यू तक जाएगा, और ये जिस मैक्सिमम पॉइंट तक जाता है, पॉइंट E, सपोज दिस पॉइंट इज नोन एज, ये जो पॉइंट E है, दिस पॉइंट E इज नोन एज अल्टीमेट पॉइंट, और वी कैन से अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट वो पॉइंट है जिससे ज्यादा स्ट्रेस कोई मटेरियल वियर नहीं कर सकती। ई से ज्यादा स्ट्रेस इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। और ये जो राइज हमें देखने को मिल रहा है ग्राफ में यहां से यहां के बीच में, दिस इज बिकॉज ऑफ अ फिनोमेना नोन एज स्ट्रेन हार्डनिंग। स्ट्रेन हार्डनिंग मीन्स द हार्डनेस
or we can say the regain in the strength of the material because of strain or deformation is known as strain hardening. इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई डक्टाइल मटेरियल को हम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ पहले से बढ़ जाती है, और इस फिनोमेना को बोला जाता है स्ट्रेन हार्डनिंग. डीप पॉइंट पे पहुंचने के बाद बॉडी इतनी ज्यादा हार्ड हो चुकी है कि उसकी स्ट्रेंथ पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है, तो इसे फर्दर रिफॉर्म करने के लिए ग्राफ हमें ज्यादा लोड अप्लाई करना पड़ेगा और ग्राफ हमारा ऊपर की तरफ राइज करेगा इस तरीके से. उसके बाद जब हम फर्दर आगे चलेंगे तो ग्राफ थोड़ा सा ड्रॉप होके फाइनली यहां पे जो मटेरियल है ब्रेक हो जाएगा, और ये पॉइंट होता है एफ. इस एफ को बोलते हैं ब्रेकिंग पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट, एक ही बात है. और पॉइंट एफ पे जाके ग्राफ विल ब्रेक. सो दिस इज द वेरिएशन ऑफ स्ट्रेस विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेन, and this is known as stress strain curve for a ductile material. अब इस ग्राफ में अगर देखा जाए तो O से लेके B तक का जो पोर्शन है इसको बोला जाता है इलास्टिक जोन. इलास्टिक जोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस जोन में बॉडी इलास्टिक होती है, और B के बाद वाला जो जोन है दैट इज नोन एज प्लास्टिक जोन. बी के बाद बॉडी प्लास्टिक हो जाती है, कहने का मतलब अगर उससे लोड को रिमूव करेंगे तो ये अपने ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आएगी. सो दिस इज अ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर अ डक्टाइल मटेरियल. नाउ अगर हम बात करें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर अ ब्रिटल मटेरियल तो वो कुछ इस तरीके से होगा. दिस इज स्ट्रेन एंड दिस इज स्ट्रेस. कोई भी ब्रिटल मटेरियल पे अगर लोड अप्लाई करेंगे तो उसमें बहुत थोड़ा सा डिफॉर्मेशन होता है और वो इमीडिएटली ब्रेक हो जाती है, या हम ये कहें कि उसमें डिफॉर्मेशन नेग्लिजिबल होता है एंड इट विल ब्रेक इमीडिएटली. तो जैसे इस पे लोड अप्लाई करेंगे स्ट्रेस की वैल्यू इंक्रीज करेगी एंड स्ट्रेन विल बी वेरी वेरी लेस, एंड फाइनली इसमें डायरेक्ट हमें मिल जाएगा फ्रैक्चर पॉइंट एफ. तो इसमें जितने भी पॉइंट होते हैं ए बी सी डी ई एफ वो कोई देखने को नहीं मिलेगा, सीधे हमें ब्रेकिंग पॉइंट देखने को मिलेगा, और देयर विल बी वेरी लेस डिफॉर्मेशन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ लोड. दिस इज द वैल्यू ऑफ